Hello students, welcome to the new video lecture of electrostatics. तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वो तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने कुछ होमवर्क दिया था क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस के लिए। उन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या था वो। एक क्वेश्चन था, दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, दोनों सेपरेटेड है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है Q का वैल्यू E के इक्वल, दूसरा भी प्रोटॉन है उसका भी वैल्यू E ही होगा, E का वैल्यू हमने लिखा था, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो हमने पूछा इन दोनों में कितना फोर्स लग रहा है, कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। सो मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, कुछ नहीं गिवन है यहाँ पर, तो हम वैक्यूम ही कंसीडर करेंगे। अगर मीडियम गिवन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, वैक्यूम में ही रखे हुए हैं। तो वैक्यूम में इसकी वैल्यू इतनी, Q1 का वैल्यू E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, Q2 का वैल्यू भी 1.6 × 10⁻19, और R का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो ये सब वैल्यू हमें SI यूनिट में रखी है, तो डिस्टेंस भी इस पे रखेंगे SI में। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 10⁻², और उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.6, ठीक है, 1.44, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 10⁻19 -38 +9 -29, और ये +4 ऊपर आएगा तो ये -25। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 1.6 × 1.6 ये 2.56 होगा। तो देखो ये 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 डिवाइड बाय 10⁻2 उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 1.6 × 1.6 ये 2.56 होगा, और ये -19 +9 -29, और ये +4 ऊपर जाएगा तो -25 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 × 6 36 नहीं 54 4 ये 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, और 9 × 18 और 5 23 10⁻25। इसको लिख देंगे 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। तो ये आपकी वैल्यू देगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करनी है, इसमें वैल्यूज पुट करके आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा भी सिमिलर क्वेश्चन था। उसमें क्या करना था हमें, वही दो प्रोटॉन है, बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, इसको Fe लिख लेते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में लगता है, ठीक है। ये दो मास है M1 M2, इनके बीच का सेपरेशन R, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला Gm1m2/r²। तो ऐसे यहां पर भी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच में, दोनों का मास सेम होगा, Gm1m2/r², और इनका रेशियो Fe/Fg। r² कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस वाली टर्म तो, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 1.6 × 10⁻19, Q2 1.6 × 10⁻19, और G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27, दूसरा भी प्रोटॉन ही है तो उसका मास भी उतना ही होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने बोला था 10⁻⁴ में हमें आंसर बताना है, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। अप्रॉक्स कैलकुलेशन मतलब
ये 1.6 से 1.67 होता है, इसको कैंसिल मैं कर सकता हूँ अप्रॉक्स कैलकुलेशन में, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -19 -38 +9 ये हो गया -29, ऐसे ही -27 -54 -54 11 -65 और ये 9/6.67। और देखो, और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये FE/FG, क्योंकि -65 ऊपर जाएगा तो 65 प्लस में हो जाएगा और 29 माइनस में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 10⁻36 और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको अगर ऑर्डर लिखना चाहें कितने ऑर्डर का होगा तो 10⁻36 ऑर्डर का होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब दो प्रोटॉन्स है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है किससे, उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है यहाँ पर, 10⁻36 टाइम्स। और इनकी जगह इलेक्ट्रॉन ले लेता मैं तो इलेक्ट्रॉन में और ज्यादा होता हो, उसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मास पता है तुम्हें, चार्ज पता है, तो ये ऑर्डर निकाल सकते हो। दो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगी। इसके अलावा देखो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस Q और दूसरा भी Q है। ठीक है, सेपरेशन R, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगा कितना, F इक्वल्स टू, सपोज वैक्यूम में ही रखे हुए K Q1 Q2 तो Q²/R²। अब क्या करें, पॉइंट चार्जेस इनकी जगह हम चार्जेस इसको दे रहे हैं, स्फीयर्स को दे रहे हैं, मान लो उतना ही चार्ज Q चार्ज, एक स्फीयर को दिया पॉजिटिव में इतना चार्ज। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि इसका सारा चार्ज जो है इसके सेंटर पे है, ये सेंटर ऑफ चार्ज हो गया, यहां पे मान सकते हैं। पर मैं जब इसके पास एक दूसरा स्फीयर रखूंगा उतनी ही चार्ज का, मान लो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में और ये सेपरेशन भी R के इक्वल ही है, जितना यहां पर है सेपरेशन उतना यहां पर है, तो क्या होगा पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा, पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन। अभी सेंटर ऑफ चार्ज यहां पर है जब ये आइसोलेटेड है, ठीक है, और पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन। ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो दूर भागेंगे, तो यहां वाले चार्ज इधर शिफ्ट होंगे, ये चार्ज है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर वाले चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ चार्ज है बिल्कुल सेंटर पे था पहले, वो थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ चार्ज। अब सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा, इसकी जगह यहां पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्जेस उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, चार्जेस उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो सेंटर ऑफ चार्ज भी उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी अब R' वो ज्यादा होगी, क्योंकि हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई करते हैं। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करते हैं, पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर भी पॉइंट चार्जेस, पूरे को पॉइंट चार्ज की तरह मानूंगा, सारा चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसका भी सारा चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। अब ये दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं, ये भी Q और ये भी Q। अब इनके बीच की डिस्टेंस R' क्या है, ज्यादा होगी, R' ज्यादा होगी डिस्टेंस। तो देखो F यहां से हमें पता चल रहा है, F क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R²। चार्जेस के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, चेंज किया हुई यहां पर ड्यू टू रिपल्शन, डिस्टेंस ज्यादा हो गई सेंटर ऑफ चार्जेस की, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो F' जो होगा यहाँ पर वो कम हो जाएगा F से, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा और यही चार्ज अगर मैं स्फीयर्स को दे देता हूँ तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि ये रिपेल हो रहा है तो सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो गए।
तो यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, जो वैक्यूम में रखा था तो फोर्स लग रहा था F, और उन्हीं चार्जेस को अगर मैं मीडियम में रख देता हूं तो फोर्स की वैल्यू की थी F डैश इक्वल्स टू F अपॉन K। K क्या था वहां पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था मीडियम का। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं इसको अलग से लिख लेते हैं, दो चार्जेस हैं, एक Q1 दूसरा Q2, सेपरेशन है R0 ले R0 सेपरेशन। तो इनके बीच में फोर्स लग रही है वैक्यूम में। पहले कंडीशन ले रहे हैं इन वैक्यूम। ठीक है, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R0 स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, इनको मीडियम में डाल रहे हैं। Q1 Q2 और मीडियम में डिस्टेंस R ले रहे हैं, तो फोर्स जो लग रहा है फोर्स सेम लग रहा है, तो इसको ले सकते हैं हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, वैक्यूम में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आता है और मीडियम में डाल देंगे तो उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस हमने चेंज कर दी, इस तरह से चेंज की कि दोनों केस में फोर्स सेम लगना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों अलग अलग है पर फोर्स की वैल्यू सेम है। फोर्स सेम है तो दोनों को मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल पुट करो तो कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। देखो ये वाली टर्म सेम है, ये भी सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सेम है। यहाँ खाली R0 स्क्वायर है और यहाँ पर K आ रहा है एक्स्ट्रा, मतलब R0 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, R0 स्क्वायर इक्वल्स टू K टाइम्स R स्क्वायर, R0 इक्वल्स टू रूट ओवर KR। मतलब ये R0 है डिस्टेंस इन वैक्यूम और R है डिस्टेंस इन मीडियम फॉर सेम फोर्स। ठीक है ना, फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम अप्लाई। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ये मीडियम और वैक्यूम में डिस्टेंस पर रिलेशन है, मतलब मैं मीडियम के डिस्टेंस को वैक्यूम के डिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं या वैक्यूम के डिस्टेंस को मीडियम के डिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने दोनों में रिलेशन लिख दिया। अब ये कहां पर काम में आएगा, ये कहां पर काम में आएगा, देखो जैसे मान लेते हैं ये ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट if a dielectric slab of thickness T, T का वैल्यू लेस देन R ले लेंगे हम, ये जाओ तो R0। if a dielectric slab of thickness T is introduced between point charges then force acting between them तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो ये दो चार्जेस है Q1 Q2, अभी इनके बीच में वैक्यूम है स्टार्टिंग में, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में एक स्लैब रख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की, जिसकी थिकनेस T ले रहे हैं, ये डिस्टेंस R0 ले लेते हैं। हम पूरे के बीच में नहीं ला रहे डाइलेक्ट्रिक, यहां से लेके यहां तक पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं डाल रहे, मीडियम थोड़ा सा मीडियम डाल रहे डाइलेक्ट्रिक। इससे पहले हमने क्या किया था, पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाला था तो फोर्स इतना हो गया था। अब पूरे में डाले थोड़े में डाले तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसको हम देख सकते हैं कैसे। देखो ये डिस्टेंस है T, मीडियम की डिस्टेंस है और
तो वैक्यूम यहां पर और यहां पर वैक्यूम है, तो वैक्यूम की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कैसे, आर नोड में से इसको टी को सेपरेट कर देंगे तो ये वैक्यूम की डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आएगी, आर नोड माइनस टी। इस रिलेशन को यूज में लेंगे हम, देखो कैसे, मैं लिख रहा हूं इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस इन वैक्यूम। देखो वैक्यूम की डिस्टेंस यहां पर एक तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये मीडियम की है तो बची हुई वैक्यूम की होगी, क्या होगी, आर नोड माइनस टी। अब ये टी क्या है, ये मीडियम की डिस्टेंस है, टी क्या है, मीडियम की डिस्टेंस, और मीडियम की डिस्टेंस और वैक्यूम की डिस्टेंस में रिलेशन लिखा था हमने, कि जो मीडियम की डिस्टेंस को अगर वैक्यूम की डिस्टेंस के इक्वल लिखा तो वैक्यूम की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट के टाइम्स ऑफ टी। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, ये जो मीडियम की डिस्टेंस है इसको वैक्यूम की डिस्टेंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख दूंगा मैं रूट के टाइम्स टी। देखो क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल्स टू टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस आर नॉट, ठीक है, टी को कॉमन ले लेंगे, रूट के माइनस 1। अब ये डिस्टेंस होगी, अब सिंपल वैक्यूम वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हो, तो फोर्स हो जाएगा हमारा एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, ये आर का वैल्यू। तो देखो अगर पूरे के बीच में वैक्यूम है तब सिंपल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो भी आर डिस्टेंस होगी। पूरे में अगर मीडियम है तो डिवाइड कर देंगे किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, उसी वैल्यू को के से। पर अगर कंप्लीट नहीं है, पार्शियली भरा हुआ है, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको वैक्यूम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो इफेक्टिव वैक्यूम डिस्टेंस है ये। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम वैक्यूम के फॉर्म में, तो रूट के टाइम्स टी, के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ये वैक्यूम की आर नॉट माइनस टी और बची हुई है रूट के टाइम्स टी, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। अब डिस्टेंस ये वैक्यूम की डिस्टेंस आ गई इफेक्टिव, अब वैक्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। तो ऐसा हम क्वेश्चन कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में के का वैल्यू 4 दे सकते हैं, तो 4 देगा तो इजीली तुम कर सकते हो रूट ओवर 4 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक, तो ये आर नॉट प्लस टी हो जाएगा आर की वैल्यू। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये भी तुम ध्यान रख सकते हो, ये अलग से लिखा है हमने, तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम वगैरह में तो आएगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं ये चीज। अब देखो इसमें नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखो, इसको हम ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज है कोई भी Q, इसके पास मान लो यहाँ पर एक चार्जर रखा हुआ है Q1, तो Q1 इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको रिपेल कर रहा होगा, इधर एक फोर्स लगा रहा है F1, ये भी इसको उतना ही फोर्स लगा रहा है F1। अब मान लो दूसरा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर Q2, अब Q2 क्या कर रहा है, Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इसी पे निकाल रहे हैं, बाकी पर भी लग रहा होगा फोर्सेस की वजह से, पर इसी पे निकाल रहे हैं फोर्स। तो ये इसमें फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ऐसे, ध्यान में डायरेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डायरेक्शन हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। तो Q2 इसको ऐसे रिपेल करेगा, एक मान लो यहाँ पर कहीं ले लेते हैं Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा Q पर, इधर ऐसे और भी चार्जेस होंगे, सब इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जितने भी Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी चार्जेस होंगे सब इस पे F1 F2 F3 अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा होंगे। तो इस पर नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q कितना लगेगा नेट फोर्स, तो उसको हम यहाँ पर वेक्टर सम करेंगे। यहाँ पे सभी अलग अलग डायरेक्शन में, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे तो वेक्टर सम करेंगे सबका, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, अगर और भी लग रहे हैं तो
और को भी ऐड कर देंगे। और वेक्टर सम तुमने पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम लो या उससे फाइंड कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ से। तो ये इस तरह से वेक्टर सम से हम क्या निकाल लेंगे, इस पर नेट फोर्स निकाल लेंगे, फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। करना क्या है, कोई भी जिस पर भी हमें एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स निकालेंगे, तो बाकी सबकी वजह से जो फोर्स लग रहे हैं उनकी सबकी डायरेक्शन बनानी है, और फिर क्या करना है, उनके मैग्नीट्यूड निकालकर उनका वेक्टर सम करना है। एकदम सिंपल है। कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारी साइड्स हम इसमें ए ले लेते हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, एंगल पता है 60 डिग्री होता है, और उसके तीनों जो वर्टिसेस है उन सब पे चार्ज रखे हुए हैं, पॉइंट चार्जेस है ना। हम जो भी चार्ज लेंगे यहाँ पर पॉइंट चार्ज लेंगे, क्यू 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 रखे हुए चार्जेस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब तुमसे बोल दिया कोई भी एक वर्टिस में जो चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, उस पर तुम्हें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालना आना चाहिए तुम्हें, वैसे कर चुके हो तुम ग्रेविटेशन वगैरह या इससे पहले भी, और जिसको नहीं आता है वो इजी है, सिंपल निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी एक चार्ज फिक्स कर लो, इस पे फोर्स निकालना, मान लो टॉप वाला ले लिया, तुम चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। मान लो मुझे इस पर निकालना नेट फोर्स, ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा इस पर, किस डायरेक्शन में, देखो दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा होगा, रिपेल करेगा तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ऐसे F1 ले लेते हैं उसको, ऐसे ये भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स इससे भी निकाल रहे हैं, तो फोर्स इसी पर ही लगाना है, इसकी बाकी सबकी वजह से। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स वो इधर लग रहा होगा, F2। अब इनके मैग्नीट्यूड लिख लो, F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, 1/4πε0 Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस ए स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, मतलब F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, इसके पैरेलल लाइन बनाई, इसके पैरेलल लाइन बनाई, पैरेललोग्राम बन गया, और ये जो डायगोनल होगा इसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा जो, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, उसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे, ये एंगल है कितना, 60 डिग्री, तो ये F1 F2 के बीच का एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ से √/(f1 स्क्वायर), याद होगा तुम्हें फॉर्मूला सबको, F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, और F इक्वल्स टू ये आ जाएगा F1 स्क्वायर। अब F1 F2 दोनों इक्वल है, तो F2 की जगह भी F1 ही लिख सकते हैं, F2 की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, F1, दोनों इक्वल है, 2F1, F2 की जगह भी F1 लिखेंगे, F1 और cos 60 डिग्री यहाँ पर एंगल, कितना एंगल है F1 F2 के बीच में 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर √3F1 स्क्वायर, √3F1 स्क्वायर, और ये √3F1 आ जाएगा। तो फाइनली F की वैल्यू मिल गई मुझे √3 टाइम्स 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, सिंपल ही है। वैसे बहुत सा ध्यान भी होगा, डायरेक्टली बता रखा है, अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना होता है, √3 टाइम्स होता है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। अगर एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट वही किसी भी दोनों में से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल ये। अब सेम क्वेश्चन, इसको तुम ऐसा कर सकते हो खुद से, क्या करना है तुम्हें, ये भी क्यू, ये भी क्यू, सॉरी ये क्यू, ये क्यू, और तुम्हें क्या करना है, एक कोई भी थर्ड चार्ज है इसको नेगेटिव लेना है, इस वाले को ले लिया नेगेटिव, ये क्यू है, ये है -q, और तुम्हें इसी वाले पर, टॉप वाले पर नेट फोर्स निकालना है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको तुम्हें खुद से करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आएगा इसका। ये क्यू, ये -q, तुम्हें इसी वाले पर नेट फोर्स निकालना है ना, ये खुद से करना है तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है, जैसे मान लो यही ट्रायंगल ले रहे हैं हम,
ठीक है, एक चार्ज यहां पर ले रहे हैं क्यू, एक यहां पर ले रहे हैं क्यू, और एक ले रहे हैं हम इसके सेंटर पे ट्राइंगल की, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, एक चार्ज थर्ड चार्ज यहां पर ले रहे हैं, वो भी क्यू है। तो मैं इस पर नेट फोर्स बताना है क्या आएगा, ये भी करना है तुम्हें, ठीक है। और एक में क्या करना है तुम्हें, एक हम ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, इसकी साइड भी ए ले लेते हैं, यहां पर भी चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है। तो किसी एक पर तुम्हें चार्ज निकालना है, फोर्स निकालना है, सॉरी चार्ज के, तो नेट फोर्स निकालना है, कोई भी निकाल सकते हो, इस पर इस पर इस पर इस पर कोई भी एक चार्ज लेना, उस पर नेट फोर्स बताना है तुम्हें। यहां पर ध्यान, यहाँ पर नेट फोर्स सेंटर वाले पे निकालना है, इस पर क्या होगा एफ का वैल्यू, इसमें इस पर क्या होगा एफ का वैल्यू, इसमें चाहो तो तुम ये वाला ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो, कोई भी ले लो, उस पर एफ का वैल्यू। तो इक्वेशन तुम्हें करना है, ठीक। जैसे एक इक्वेशन में बता देता हूं, जैसे हम हेक्सागोनल लेते हैं रेगुलर, ठीक, मान लेते हैं ये ऐसे तरह से बना हुआ, ये क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, ये भी, यहां पर भी क्यू रख दिया हमने, यहां पर भी क्यू रख दिया, यहां पर भी क्यू रख दिया, एक जगह खाली छोड़ दी और एक सेंटर पे ले लिया यहां पर। चलो तुम पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, दूसरा ले लो, कैपिटल क्यू ले लो। सेंटर वाले में नेट फोर्स निकालना है, इस पर क्या होगा एफ का वैल्यू। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, मान लो ये साइड ए है, ये ए है, बाकी भी ए होगी, रेगुलर हेक्सागन है, तो सेंटर से ये वर्टेक्स की डिस्टेंस जो होती है ये भी ए होती है, क्योंकि ये एंगल 120, ये 60, ये 60, ये भी 60 होता है, तो ये सारी डिस्टेंस ए के इक्वल होती है। अब तुम्हें इस पर फोर्स निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इसको मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल कर रहा होगा इधर, ऐसे ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा इधर, इसको रिपेल कर रहा होगा F2। अब देखो ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, अगर मैं F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो सेम आएगा, 1/4 क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। क्यों आया सेम, यहां पर भी क्यू और क्यू है, यहां पर भी क्यू और क्यू है, डिस्टेंस यहां भी है, यहां भी ए है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, और ए की जगह पे लग रहे हैं, तो ये F1 F2 क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। भाई एक पार्टिकल है, इस पे इतना फोर्स लगा है 10 न्यूटन, इधर भी फोर्स लगा है 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये पता है तुम्हें। तो यहाँ पर F1 F2 क्या करेंगे कैंसिल, ऐसे ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F3, और ये भी इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F4, फिर F3 F4 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के आएंगे, इसी के इक्वल, ये भी क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, तो इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, फोर्स को, बचा सिर्फ ये वाला। अब ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। और यहां पर चार्ज नहीं है, मतलब इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, कैंसिल करने वाला नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। अगर मैं एक चार्ज यहां पर भी रख देता तो फिर ये भी क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, इसका इसका इफेक्ट कैंसिल, तो सेंटर वाले पर नेट फोर्स 0 हो जाता, सेंटर वाला किसमें आ जाता, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में समझते हो ना, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है 0 है, तो सेंटर वाला इक्विलिब्रियम में आ जाता। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं इसमें तो ये नेट फोर्स ये हो गया, ठीक है। एक चलो तुम एग्जांपल पेंटागन के भी ले सकते हो, उसको तुम खुद से करना। मान लो इस तरह से, तो ये रेगुलर है ना, रेगुलर मतलब सारी साइड सेम है,
इस सेंटर से डिस्टेंस आर है सबकी इक्वल आर डिस्टेंस, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, ठीक है। और उनके नाम भी लिख देते हैं ए बी सी डी ई, और यहां पे चार्ज लिखा हुआ है कैपिटल क्यू। फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, कितना नेट फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन बताने की डायरेक्शन लगी है ये भी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू है, स्मॉल क्यू सारे सेम है, यहां पर नहीं है कुछ भी, तो मैं इस वाले का नेट फोर्स बताना है, एक इक्वेशन भी करना, तो इस टाइप की इक्वेशन कर सकते हैं मेरा ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन क्या होंगे हमारे पास, जैसे मान लो तुम्हें इक्वेशन दिया है, ठीक है, ऐसा इक्वेशन तुमने 11th क्लास में किया हो ग्रेविटेशन में, 2 पॉइंट चार्जेस ऐसा दिया होगा, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, 2 माइक्रोकूलम ले लिया एंड 8 माइक्रोकूलम, are separated by a distance, कोई भी चले लिया डिस्टेंस हमने 18 सेंटीमीटर ले लिया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन of a third point charge where net force on it is 0। यदि थर्ड चार्ज क्या है वहां पर इक्विलिब्रियम में हो, थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो उसकी पोजीशन बतानी है थर्ड चार्ज की। कैसे करना है, सिंपल एकदम, 2 लिया माइक्रोकूलम, दूसरा 8 माइक्रोकूलम, सेपरेशन 18 सेंटीमीटर, थर्ड चार्ज की पोजीशन बतानी है। तो देखो थर्ड चार्ज को हम ये थर्ड स्पेस से कहीं भी रख सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं यहां पे कहीं रखता हूं, तो थर्ड चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव लिया मैंने, तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। हम रिजल्टेंट क्या लाना है, 0 आना है, नेट फोर्स 0 लाना है। तो रिजल्टेंट 0 तभी आता है जब दो फोर्स हो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में लगे हो, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तभी 0 होता है। तो इस केस में तो डायरेक्शन नहीं अपोजिट नहीं आ रही, तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे में यहां कहीं लूंगा तब भी डायरेक्शन नहीं आएगी 0। अगर मैं यहां कहीं लूंगा तो देखो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। अगर मान लो नेगेटिव लेते हो तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तब भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं आ रही। इधर लूंगा तब भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं आएगी, इधर लूंगा तब भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं आएगी। डायरेक्शन अपोजिट आएगी कहां पर, डायरेक्शन अपोजिट आएगी बीच में कहीं पर अगर लूंगा तो यहां पर ले लिया मैंने, यहां पे रख दिया थर्ड चार्ज को। तो देखो ये इसको रिपेल करेगा इधर F1 से और ये इसको रिपेल करेगा इधर F2 से। अगर F1 और F2 दोनों इक्वल हो गए तो हो गया, मुझे पोजीशन मिल गई। पोजीशन के लिए क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस मान लेंगे कोई भी x, यही हमें फाइंड करना है। ये x है, टोटल कितना 18, तो रिमेनिंग हो जाएगा क्या 18 माइनस x। सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है F1, तो F1 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकूलम इंटू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है F2 का मैग्नीट्यूड 8 माइक्रोकूलम इंटू क्यू डिवाइड बाय 18 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 करना है नेट फोर्स, तो 0 करना है तो F1 F2 दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, दोनों को इक्वल पुट करो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो हट जाएगा, Q
क्यू भी हट जाएगा, ऊपर 2 माइक्रोकूलम, नीचे एक्स स्क्वायर 8 माइक्रोकूलम 18 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 8 कैंसिल होएगा कितना टाइम, 4 टाइम्स, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 18 माइनस एक्स इधर पहुंच जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहां तुम्हें स्क्वायर ओपन नहीं करना है, ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, तुम्हें क्या करना है, यहां से डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेना है, चाहे आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा 2x, 18 माइनस एक्स, ये इधर आएगा 3x, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। मतलब पोजीशन मिल गई मुझे, क्या मिली, दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो उनके मिड में 2 माइक्रोकूलम से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर और 8 माइक्रोकूलम से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम थर्ड चार्ज को रखेंगे, जिससे थर्ड चार्ज किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं, नया इक्वेशन क्या बना सकते हैं, नया इक्वेशन हम बना सकते हैं इसी में, वही 2 पॉइंट चार्जेस, एक 2 माइक्रोकूलम एक 8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन वही लेते हैं 18 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं इतना सा कर रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव ले, दोनों में से किसी एक को नेगेटिव ले रहा हूं, इसको भी ले सकते हो नेगेटिव, इसको भी ले सकते हो, किसी भी एक को ले लो, इसको ले लेते हैं। अब चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा कि जब मैं सेंटर पे कोई पॉइंट लूंगा जहां पर मैं थर्ड चार्ज को रखूंगा, तो उस पर देखो ध्यान से, ये मान लो पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, और ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो जीरो होगा, नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा यहां पर। तो दोनों अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बीच में हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा कभी भी। इक्विलिब्रियम बीच में तभी मिलेगा, इस लाइन पे बीच में, जब दोनों पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों सिमिलर होंगे, तभी बीच में हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन मिलेगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बीच में नहीं मिलेगी, तो कहां मिलेगी, वो मिलेगी हमें बाहर की तरफ। ठीक है, और बाहर की तरफ भी किधर, जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ रखना है, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी तरफ रखेंगे। यहां पर थर्ड चार्ज को यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है, तो इससे हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, इसकी वजह से इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर F1, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, F1 F2 अगर सेम होंगे तो जीरो मिल जाएगा। F1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 माइक्रोकूलम इंटू क्यू, डिस्टेंस 18 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो किसी के दिमाग में आ रहा, सर ने -8 क्यों नहीं लिया, तो चार्जेस में जब भी हम फोर्स निकालेंगे, वेक्टर क्वांटिटी निकालेंगे, तो उसमें हम डायरेक्शन बनाते हैं, तो डायरेक्शन बनाते हैं तो यहां पर हमेशा क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। जैसे फोर्स हो गया, इसके आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड ही लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन बना चुके हैं वहां पर, वो माइनस यहां पर काम कर चुका है उसका। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है तुम्हें, प्लस माइनस साइन हमेशा प्लस ही लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू और क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे 18 प्लस एक्स इधर आएगा तो x की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर, मतलब इससे 18 सेंटीमीटर पर होगा, और इससे हो जाएगा 36 पर। ये हो गया क्वेश्चन सिंपल, तो इसको क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, क्या करना है, ये एक पॉइंट चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, दूसरा है 27 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो ये भी 3 माइक्रोकूलम, ये 27,
प्लस प्लस ले रहे हैं, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 24 सेंटीमीटर। तुम्हें बताना है इसमें फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज which is in equilibrium। वो किसमें इक्विलिब्रियम है, तो थर्ड पॉइंट चार्ज की पोजीशन बतानी है तुम्हें। 3 सेंटीमीटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, ये 27 से कितने डिस्टेंस पर होगा, उसकी पोजीशन कहां पर होगी वो बतानी है। इक्विलिब्रियम में अगर वो रहेगा, थर्ड वाला इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, उसको कहां रखें जिससे वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसकी पोजीशन बतानी है तुम्हें। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है वो भी तुम्हें करना है। टू पॉइंट चार्जेस each small cube are separated by a distance small r। A third point charge capital Q is placed between them so that the whole system is in equilibrium। Then which of the following is correct। अब इसमें ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, तुम्हें करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होगा। एक हो जाएगा r का वैल्यू r/2, ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो होगी ये x ले लेते हैं, x की वैल्यू कहां पर रखेंगे, r/2 डिस्टेंस पर, ठीक है, एंड q का वैल्यू q/2। दूसरा x इक्वल्स टू r/2 एंड q इक्वल्स टू माइनस q/2। और ये हो गए तुम्हारे ऑप्शन। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा। इसमें क्या है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब ये भी चार्जेस, ये वाले चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में होंगे और ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब सभी पर नेट फोर्स, तीनों जो चार्जेस रखे हैं तीनों पर नेट फोर्स 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है तुम्हें क्या होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इनका, ठीक है। अब हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, फोर्स के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, चारों तरफ एक फील्ड होगा, उसकी एक्सटेंशन कितना भी हो सकता है, यहाँ पे इतना शुरू किया हुआ, और भी ज्यादा हो सकता है, कितना भी ज्यादा मान सकते हो। उस फील्ड में चारों तरफ अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई दूसरा चार्ज आता है इस फील्ड में, तो ये इस पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जिस फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ये इस फील्ड का मतलब ये जो फील्ड होगा चारों तरफ, वो इस वाले पॉइंट चार्ज का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या है, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन अगर फील कर रहा है तो इस फील्ड को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो फोर्स का हमें कोई वैल्यू अगर कुछ बताना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा ज्यादा होगा, तो उसको हम दो क्वांटिटी से बता सकते हैं। एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक स्केलर क्वांटिटी से भी बता सकते हैं, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं वेक्टर वाली क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते हैं हम the space around a charge particle in which another charge particle experiences electrostatic force is called electric field. Of that charge particle. तो चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके अराउंड एक फील्ड होगा, उसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब इसकी हम इंटेंसिटी निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी भी लिख सकते जाओ तो। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं हम, इट इज इंटेंसिटी ऑफ electric field at a point is equal to electrostatic force per unit test positive charge acting at that point। अब इसको फाइंड करेंगे हम, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा, ठीक है, और उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव लेंगे इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और टेस्ट चार्ज मतलब इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम ई से शो करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। फोर्स की डायरेक्शन, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान रखना। तो फोर्स निकालेंगे और फोर्स से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इसकी एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट यहां से फोर्स की न्यूटन और इसकी कूलम, तो न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक और होती है वोल्ट पर मीटर, ये आगे की रिलेशन पढ़ेंगे उससे आ जाएगा। ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। इसके डायमेंशन तुम्हें निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा ये खुद से करना है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये क्या ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी, टेस्ट यूनिट चार्ज पे कितनी स्ट्रेंथ लग रही है, कितना फोर्स लग रहा है। ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब वहां पर फील्ड ज्यादा है, कम फोर्स लग रहा है मतलब वहां पर फील्ड कम है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या होगी फील्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से स्ट्रेंथ क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी पॉइंट चार्ज ले लिया हमने Q, इसके आसपास इसका फील्ड होगा चारों तरफ, उस चारों तरफ फील्ड में कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने छोटा सा, यहाँ पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ बतानी है। इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या होगी फील्ड की। क्या करेंगे हम, जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वहां पर हम क्या मान लेंगे, वहां पर रखा हुआ है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0। क्या रखा हुआ है पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0, और उस पर क्या निकालेंगे फिर हम, फिर उस पर निकालेंगे फोर्स। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स बता सकता हूं। इसको पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं प्लस Q, ये भी पॉजिटिव 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 रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगा इधर, और उसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 बाय r स्क्वायर। ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, डायरेक्शन पता चल रही है हमें, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे। सो E क्या हो जाएगा, E होता है F/Q0, और डायरेक्शन क्या होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही E की डायरेक्शन भी होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको बोलेंगे अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। अगर मैं इसकी जगह नेगेटिव ले लेता, तो नेगेटिव ले लेता, तो इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर लगाएगा फोर्स, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव की वजह से पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी तो पॉजिटिव ले रहे थे, पॉजिटिव वाला निकाल लेते हैं। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्या, इसको क्या करना है, Q0 से डिवाइड करना है फोर्स को। तो Q0 कैंसिल, 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर। ये आ गया एकदम सिंपल, ये फॉर्मूला। और ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। चाहो तो ध्यान रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, सॉरी अवे टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ आएगी डायरेक्शन। और ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल, ठीक है। इसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। कैसे, ये मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, एक एक Q1, एक एक Q2, एक एक Q3, ऐसे Qn, बहुत सारे। एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है,
फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। सभी चार्जेस को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, है ना, यहां पर। तो ये Q1 है, Q1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E1। Q2 है, Q2 भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से भी अवे। तो ऐसे क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ रही है अलग अलग की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, E इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ऐसे आगे हम ऐड कर देंगे, जितने भी आएंगे सबको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, सेम क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे फोर्स के बनाए थे, वो भी तुम्हें खुद से करना है। देखो कौन कौन से बना सकते हैं हम यहां पर। एक तो ट्रायंगल वाला, ठीक है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है। तुम्हें P पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें लिखते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कैसे निकालेंगे, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसकी बेसिस पे फील्ड आएगा इधर, इसकी बेसिस पे फील्ड आएगा इधर, मैग्नीट्यूड निकालना आता है पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, फिर क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, यहां पर एक Q, यहां पर Q, सेंटर पे निकालना है। इस पर क्या होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा एक ले लेना स्क्वायर, यहां पर Q, यहां पर माइनस Q, फिर यहां पर, चलो यहां पर भी Q, यहां पर Q, यहां पे माइनस Q, और यहां पर भी माइनस Q ले रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके सेंटर पे बताना है। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर मान लेना है, इसको सेंटर पे निकालना है इसके। फील्ड क्या होगा, ठीक है, और तो काफी इतनी देनी। तो ये तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चंस। इसके अलावा एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करना, उसको मैं लिख देता हूं। क्या है क्वेश्चन, तुम्हें क्या करना है, एक क्लॉक इमेजिन करनी है, एक घड़ी। ठीक है, उसके जो न्यूमरल्स हैं उन पर चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे 12 होता है, 3, 6, 9, और इन्हीं के बीच में बाकी। ठीक है, तो क्या है, 1 जो है उस पर Q रखा हुआ है, 2 पर 2Q, 3 पर 3Q, 4 पर 4Q, 5 पर 5Q, 6Q, 7Q, 8Q, यहां पर 9Q, 10Q, और ये 11Q और 12Q। ठीक है, ये सेंटर वाला पोर्शन, मतलब सभी की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है सबसे। यहां से भी सेंटर की डिस्टेंस R, यहां से भी R कंसिडर कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर C। जो सेंटर C है उस पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन में लिख देता हूं।
तो कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक है 3 o'clock, दूसरा ऑप्शन है 9 o'clock, तीसरा ऑप्शन है 3:30 और लास्ट है 9:30। मतलब सिर्फ डायरेक्शन बतानी, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है तुम्हें, सिर्फ डायरेक्शन बतानी कि डायरेक्शन इसकी 3 o'clock की डायरेक्शन में आएगा, 9 o'clock की डायरेक्शन में आएगा, 3:30 की डायरेक्शन में आएगा या 9:30 की डायरेक्शन में आएगा, किधर आएगा आंसर इसका, वो बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये सब क्वेश्चंस करना है तुम्हें। और इसके अलावा ठीक है, जो मैं फर्दर एक वीडियो के लास्ट में एक इमेज डालूंगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सर्कल सर्कल, उन क्वेश्चंस को भी तुम्हें करना है, सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, और आंसर बताना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये इन सबको करना है, तुम्हें बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो भी तुमसे नहीं बनता है या जो भी डाउट आता है तो उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उन सबके आंसर हम बताएंगे सॉल्व करके अच्छे से। तो ज्यादा ज्यादा क्या करनी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है समझने के लिए। और जो भी चीज अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो सब चीज तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।